यदि यह पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास में देखेंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बूटिंग प्रोसेस को हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें, नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को उसके मेन स्विच से ऑन करते हैं। जो कंप्यूटर में जो सीपीयू के अंदर मेन स्विच जो होता है, पावर बटन, उसको हम दबाते हैं और कंप्यूटर अपने आप को चेक करता हुआ स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो ये बूटिंग कई स्टेप्स में होती है, इसमें कई क्रियाएं होती हैं, कई फाइल रन होती हैं, तब जाके आपके सामने कंप्यूटर ऑन हो पाता है और आपके सामने डॉस का प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। तो उसमें कई प्रकार की फाइलें जो चलती हैं, कौन कौन सी हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैंने बताया है, वास्तव में पावर स्विच ऑन करने से लेकर डॉस प्रॉम्प्ट आने तक की पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। डॉस प्रॉम्प्ट क्या होता है? डॉस प्रॉम्प्ट यानी कि कंप्यूटर चालू करने के बाद जिस जगह पे आप कंप्यूटर की कमांड चलाते हैं, डॉस की कमांड जिस जगह पे चलाते हैं, उस जगह को डॉस प्रॉम्प्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये जो बन के आ रहा है, सी जैसा निशान बन के जो आ रहा है, ये निशान आपका डॉस प्रॉम्प्ट है। जब कंप्यूटर में विंडोज नहीं होती है और उस जमाने में जब डॉस इस्तेमाल करते थे, तो हम कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करते, फिर ऑन करने के बाद धीरे धीरे कंप्यूटर स्टार्ट होता और आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाती थी। तो हम यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसा पहले होता था। तो हम क्या बताएंगे कि कंप्यूटर का मेन स्विच दबाने के बाद, मेन स्विच को प्रेस करने के बाद, तो सबसे लेकर के, है ना, स्विच को ऑन करने से लेकर डॉस प्रॉम्प्ट आने तक की पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, जिसमें मुख्य रूप से डॉस डिस्क से रैम में लोड होता है। यानी कि आपकी हार्ड डिस्क से रैम में पूरा पूरा डॉस लोड होता है, तथा कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जो निम्नलिखित हैं। क्रिया है, नंबर 1 पोस्ट, नंबर 2 बूट रिकॉर्ड, नंबर 3 डॉस कर्नल, नंबर 4 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 5 command.com फाइल, नंबर 6 ऑटो exe बैश फाइल और डॉस प्रॉम्प्ट आने की क्रिया। तो इतनी क्रियाएं होती हैं, तब जाके पूरी प्रोसेस कब संपन्न होती है। तो पहली क्रिया जानते हैं, पोस्ट क्या है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ रेस्ट, सॉरी, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ रेस्ट। तो पावर ऑन होते ही कंप्यूटर सबसे पहले अपनी स्वयं की मेमोरी और जुड़े हुए सभी उपकरणों की जांच करता है, उन्हें चेक करता है। जैसे ही आप कंप्यूटर के मेन स्विच को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर अपने आप को चेक करता है, अपनी मेमोरी चेक करता है, अपने साथ जो कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उन सबको चेक करता है कि वे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ अशुद्ध लिखा हुआ है, तो उसको आप इग्नोर करें। ठीक है, चेक करता है कि वे सही कार्य कर रहे हैं या नहीं, और कहीं कनेक्शन निकला हुआ तो नहीं है। अगर कनेक्शन निकल गया है, कोई तार निकला हुआ है हार्ड डिस्क वगैरह का, तो बता देगा कि फलानी डिवाइस डिस्कनेक्टेड है, कीबोर्ड डिस्कनेक्टेड है, या आपकी बूटिंग डिवाइस अवेलेबल नहीं है। जो भी एरर होगी वो दिखा देगा। और कोई एरर नहीं है तो क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है। तो ये प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहलाती है। इसको हम शॉर्ट में पोस्ट कहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ जाती है इस क्रिया में, तो एक एरर मैसेज शो हो जाता है। सिंपल सी बात है कि पोस्ट क्रिया क्या होती है। पोस्ट एक ऐसी क्रिया है, जब हम कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद कंप्यूटर अपनी मेमोरी
और अपने सभी कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस को चेक करता है, और चेक करने के बाद यदि कोई समस्या होती है तो उसे स्क्रीन पर एक एरर मैसेज के रूप में दिखा देता है, और कोई समस्या नहीं होती है तो वो आगे बढ़ जाता है। इस क्रिया को पोस्ट कहा जाता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। नंबर 2 है बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड मैंने बताया था आपको हार्ड डिस्क में, जब मैंने आपको हार्ड डिस्क समझाई थी तब बताया था कि बूटिंग सिस्टम होता है, एक बूट रिकॉर्ड और बूट एरिया होता है जहां पर बूटिंग फाइल सेव रहती है। तो वो यहाँ पे आ गया है। पोस्ट द्वारा की जाने वाली चेकिंग के बाद कंट्रोल बूट रिकॉर्ड को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पोस्ट क्रिया जब हो जाती है, अपना को चेक कर लेता है, तो इसके बाद पूरा कंट्रोल होता है, कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल है ना। तो इसके बाद पूरा कंट्रोल बूट रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या बूट रिकॉर्ड को ट्रांसफर हो जाता है, जो डिस्क के विषय में संपूर्ण जानकारी डिस्प्ले करता है। कि आपकी हार्ड डिस्क की जो जानकारी होती है उसको वो डिस्प्ले पर दिखाएगा, स्क्रीन पर दिखाएगा कि कौन सी हार्ड डिस्क है और कौन सी कंपनी की है, किस मेमोरी की है, सब उसमें दिखाएगा। और ये जानकारी डिस्क से सूचनाएं निकालने के लिए आवश्यक होती है। अगर ये शो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सी डिस्क, कितनी मेमोरी और वगैरह वगैरह लगी हुई है। तो ये पहला काम आपका पोस्ट का होता है, अपने आप को चेक करना। दूसरा काम होता है आपकी जो हार्ड डिस्क की जो डिस्प्ले होती है, मतलब डिस्क की जो जानकारी होती है उसको आपको स्क्रीन पर दिखाना। तो बूट रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगा, ताकि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन सामने आती है बूट रिकॉर्ड पर आने के बाद, क्योंकि बूट रिकॉर्ड के अंदर ही पूरा रिकॉर्ड सेव होता है हार्ड डिस्क का। तो वहां से आपको डाटा दिखाई देगा स्क्रीन पे। इसके बाद तीसरा काम होता है डॉस कर्नल का। तो ये तीसरा काम है, ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। डॉस कर्नल सबसे मेन फाइल होती है हर ओएस की। तो कर्नल, जैसे आप जानते हैं, कर्नल एक सेना में होता है जो क्या करता है, पूरी पूरी सेना को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल एक फाइल होती है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें डॉस कर्नल मेमोरी में लोड होता है। पहले तो पोस्ट हुआ, फिर डिस्प्ले दिखाई दी आपको स्क्रीन पे, आपकी नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दी। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी स्टेप में जो कर्नल होता है वो कर्नल मेमोरी में लोड होना शुरू होता है। डॉस कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है, यानी कि ये कह सकते हैं इसका हार्ट है या दिमाग है ना, मेन पार्ट होता है ये इसका, जो दो विशेष सिस्टम फाइलों से मिलकर बना होता है, और दोनों फाइलें हिडन मोड में रहती हैं, यानी कि छुपी रहती हैं। दो फाइलें होती हैं, ये कर्नल जो बना होता है वो दो फाइल से मिलकर बना होता है, और दोनों फाइलें आपकी छुपी होती हैं। आगे वो कौन सी फाइलें हैं मैं अभी आगे बताऊंगा। आगे दिया गया है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका चौथा स्टेप है। कर्नल लोड हो जाता है, उसके बाद ये चौथा स्टेप है। डॉस कर्नल लोड होने के बाद कंप्यूटर के इस चरण में, यानी कि फोर्थ स्टेप में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढा जाता है। जो कंप्यूटर होता है वो आपकी कंप्यूटर के अंदर एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन, उसको ढूंढेगा तथा इस फाइल के दिए गए पैरामीटर के अनुसार सिस्टम की विभिन्न इंटरनल सेटिंग को कर देता है। यानी कि आपके कंप्यूटर की जो सेटिंग होती है, आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हो गया आपने कोई वॉलपेपर लगाया है, आपने कोई डेट टाइम सेट की है कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारी सेटिंग्स कहाँ से हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। जब कर्नल लोड हो जाता है तो इसके बाद चौथी स्टेप में सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर होता है वो कॉन्फ़िगर फाइल को ढूंढता है, ताकि आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वो आपके जैसी कर सके। ठीक है, तो इस फाइल में दिए गए सारे पैरामीटर जो होते हैं उसके अनुसार, यानी कि इस फाइल के डाटा के अनुसार, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फाइल में दिए गए डाटा के अनुसार, पैरामीटर मतलब होता है डाटा या इंफॉर्मेशन के अनुसार, सिस्टम की विभिन्न इंटरनल सेटिंग को कर देता है। और S/S एक ऐसी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, उपयोगकर्ता मतलब कौन होता है, यूजर होता है। यूजर स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार सिस्टम सेटिंग से संबंधित विभिन्न मानों को निर्धारित कर सकता है। तो यहाँ पे जो चौथा स्टेप है
उस स्टेप में एक फाइल दी गई है, कौन सी फाइल, कॉन्फ़िगर फाइल। तो इस स्टेप में जो कंप्यूटर होता है सबसे पहले कर्नल लोड होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करेगा, इस फाइल को ढूंढेगा और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अनुसार आपकी कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग कर देता है, ठीक है। और ये सिस्टम फाइल है अपने आप में, ये एक सिस्टम फाइल है। तो और एस एक ऐसी फाइल होती है जिसमें यूजर स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार सिस्टम सेटिंग से संबंधित विभिन्न मानों को निर्धारित भी कर सकता है। यानी कि आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा यूजर सेटिंग जो पहले से इंटरनल होती है वो, दूसरा आप अपने हिसाब से भी इसमें सेटिंग को सेट कर सकते हैं डॉस के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कमांड डॉट कॉम फाइल चलती है 5वीं स्टेप में। तो 5वीं स्टेप में 5वें चरण में डॉस की एक और महत्वपूर्ण फाइल होती है जिसका नाम है कमांड डॉट कॉम, ठीक है। तो ये कॉम फाइल होती है, वो मेमोरी में लोड हो जाती है। इससे क्या होगा, कॉम मतलब होता है कमांड। तो कमांड का मतलब क्या है कि डॉस की इंटरनल कमांड जो होंगी मेमोरी में आ जाएंगी। तो डॉस की सभी इंटरनल कमांड जो होंगी वो सभी इस फाइल के माध्यम से चलाई जाती हैं। यानी कि जैसे ये फाइल मेमोरी में लोड होती है तो डॉस की इंटरनल सारी की सारी कमांड कंप्यूटर के अंदर लोड हो जाती हैं, जिससे आप काम कर पाएंगे आगे चल के। इसके बाद आती है ऑटो एक्सी फाइल, ऑटो एग्जीक्यूटेबल बैच फाइल बोलते हैं उसको अपन। तो इस चरण में या 6वें स्टेप में कमांड डॉट कॉम की फाइल जो होती है वो स्वयं ही अपने द्वारा, यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, थोड़ी सी वर्ब लिखा हुआ है, द्वारा लिखा है तो उसमें द्वारा कर देता हूँ, ठीक है। इस चरण में, इस स्टेप में कमांड डॉट कॉम फाइल स्वयं ही ऑटो एक्सी, इसका नाम ही ऑटो एक्सी है, मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली। तो ऑटोमेटिकली क्या करती है ये फाइल, अपने आप ही ऑटो एक्सी बैच फाइल को ढूंढ लेता है और उसको चला देता है। फिर ऑटो एक्सी फाइल जो होती है वो एक बैच फाइल है जिसके द्वारा हम सिस्टम की डेट और टाइम और विभिन्न सॉफ्टवेयर के पाथ को आदि को सेट कर सकते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर की सेटिंग भी सेट हो गई कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। उसके बाद आपके कंप्यूटर के डेट टाइम भी सेट करना पड़ेंगे जो कि आपकी ऑटो एक्सी फाइल के माध्यम से सेट होंगे। और फिर डॉस प्रॉम्प्ट, अगला स्टेप कौन सा है, नंबर 7वां, डॉस प्रॉम्प्ट। जैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर में फाइलें होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो चल जाती है ना। और उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर जो कमांड फाइल होती है इंटरनल मेमोरी वो आ जाती है। और फिर उसके बाद ऑटो एक्सी फाइल के माध्यम से डेट टाइम भी सेट कर दिए जाते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर में सारे काम हो चुके हैं, आपका कंप्यूटर चेक भी हो गया, कर्नल भी लोड हो गया, इसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया गया, फिर आपकी कमांड फाइल भी लोड कर दी गई, उसके बाद ऑटो एक्सी फाइल के द्वारा डेट टाइम भी सेट कर दिया गया। और फिर लास्ट में जब सब कुछ हो गया है तो फिर हमारा कंप्यूटर का जो प्रॉम्प्ट होता है वो शो होने लग जाता है। तो उपयुक्त प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अंत में, अंततः यानी कि लास्ट में मॉनिटर पर डॉस प्रॉम्प्ट दिखाई देता है जो यह बताता है कि डॉस लोड हो चुका है, बिना किसी एरर के, बिना किसी समस्या के डॉस लोड हो चुका है और कंप्यूटर हमारे कार्य करने के लिए तैयार है, जिसपे आप कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो कि आपकी 6 से 7 स्टेप में पूरी होती है डॉस की। इस पूरी प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या किया गया। इस बूटिंग के अंदर सबसे पहले हमने पोस्ट क्रिया की, पोस्ट क्रिया जिसमें हमने कंप्यूटर के पार्ट्स को चेक किया, उसकी मेमोरी को चेक किया। इसके बाद बूट रिकॉर्ड को चेक करके हमने स्क्रीन पे हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन को दिखाया। फिर तीसरे नंबर पर डॉस कर्नल को मेमोरी में लोड किया गया। उसके बाद हमने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसकी जो इंटरनल मेमोरी होती है, सेटिंग जो होती है इंटरनल, उसके हिसाब से उसको सेट किया गया। फिर कमांड डॉट कॉम से उसके अंदर इंटरनल कमांड को लोड किया गया। फिर उसके बाद ऑटो एक्सी फाइल के माध्यम से उसके डेट टाइम को सेट किया गया, तब जाकर के डॉस प्रॉम्प्ट आपका शो होता है। ये पूरी स्टेप होने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। इस क्रिया को हम बूटिंग कहते हैं और ये डॉस की क्रिया है, ध्यान रखना विंडोज की नहीं है। आप कल्पना करेंगे विंडोज की, समझ में नहीं आएगा। ये डॉस की क्रिया है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ कुछ हद तक ऐसी ही बूटिंग होती है, हर ओएस के अंदर ऐसी ही बूटिंग होती है, लेकिन ये डॉस की बूटिंग पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो स्टेप बताएंगे वो डॉस की स्टेप बताई है।
इतना करने के बाद हम बारी आती है बूटिंग प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि बूटिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। तो बूटिंग प्रोसेस दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड माने ठंडा होता है, जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद होता है आपका, यानी कि मैन स्विच से ऑफ है और तब आप उसे स्टार्ट करते हैं। तो जब उसे स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो फिर से वही पोस्ट करेगा, फिर वो डिस्प्ले दिखाएगा, आपको बूट रिकॉर्ड को करेगा, कर्नल लोड होगा। तो स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप पूरी किए जाएंगे। तो इन 6 स्टेप को पूरा करने में समय लगता है। तो जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद होता है और उसे हम मैन स्विच से ऑन करते हैं तो फिर उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर का मैन स्विच ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद कर दिया फिर दोबारा से ऑन किया, या कंप्यूटर बंद रखा है पहले से फिर आपने ऑन किया, तो कोल्ड बूटिंग कही जाएगी। पूरी स्टेप यही फॉलो होगी बूटिंग के लिए और पूरी स्टेप को कोल्ड बूटिंग कहा जाएगा। जो मैंने आपको पढ़ाया वो कोल्ड बूटिंग का ही प्रोसेस है, उसका ही प्रक्रिया है। फिर वार्म बूटिंग क्या होता है? वार्म बूटिंग का मतलब होता है गर्म, यानी कि कंप्यूटर चल रहा है और चलते चलते कभी कभी हैंग हो जाता है, तब हम कंप्यूटर को ऑल्ट कंट्रोल डिलीट से रिस्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वार्म जो बूटिंग होती है उसमें हम कंप्यूटर की रीसेट की होती है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये इंपोर्टेंट की है, याद कर लीजिए। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं, तो इन की को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर पुनः बूट हो जाता है, मतलब पुनः स्टार्ट होता है, फिर से बंद होकर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई गई है, कंप्यूटर चल रहा होता है तब हम उसे ऑल्ट कंट्रोल डिलीट से बूट करते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। और इस प्रोसेस के लिए एमएस डॉस में 3 फाइल ms.sys, iosys और command.com होना अत्यंत आवश्यक है। ये तीनों ही सिस्टम फाइलें होती हैं, इनके द्वारा ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है। अगर ये नहीं होंगी तो हमारा डॉस से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों फाइल होना आवश्यक है। इसमें प्रथम 2 फाइल हिडन रहती हैं और command.com एक फाइल है ही जो कि सारी कमांडों को क्या करती है, शो कर देती है, सारी इंटरनल कमांड को कंप्यूटर में लोड कर देती है, सारी इंटरनल कमांड को लोड करती है। ठीक है, तो ये जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है बिल्कुल बंद है तब करते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन कोल्ड बूटिंग। और जब कंप्यूटर चल रहा है उस कंडीशन में उसे हम रिस्टार्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है वार्म बूटिंग। और वार्म बूटिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है क्योंकि इस वार्म बूटिंग में हम पूरी 6 स्टेप को फॉलो नहीं करते, कंप्यूटर अपने आप को चेक नहीं करता है और डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। आगे दिया गया है डॉस की सिस्टम फाइल कौन कौन सी है। तो डॉस की सिस्टम फाइल कौन कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया डॉस की बूटिंग प्रोसेस क्या है। अब दूसरा टॉपिक है कि सिस्टम फाइल क्या होती है, डॉस की सिस्टम फाइल क्या होती है। तो कंप्यूटर के अंदर हम डॉस से जब काम करते हैं तो उसमें कई सारी फाइल होती हैं डॉस के अंदर, जिनका एक अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। तो कौन कौन सी फाइलें हैं, उन फाइल को हम सिस्टम फाइल कहते हैं। ध्यान रखना, फाइल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिस्टम फाइल, ना कि फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम तो आपका फैट था, एनटीएफएस था, है ना। लेकिन इस सिस्टम में जो फाइलें रखी गई हैं, फाइलें कौन कौन सी हैं, वो सिस्टम फाइलें होती हैं। कौन कौन सी होती है सिस्टम फाइलें? वे प्रमुख फाइल जिनसे मिलकर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, जिनसे डॉस बना हुआ है। ठीक है, तो डॉस की सिस्टम फाइल कहलाती है वे फाइलें जिनसे डॉस बना हुआ है पूरा का पूरा, उन सभी फाइलों को हम सिस्टम फाइल कहते हैं। ये फाइल्स कुछ विशेष कार्यों से बूटिंग प्रक्रिया को संपन्न करती हैं, जो कुछ विशेष काम करती हैं, जैसे कि बूटिंग प्रोसेस करना, है ना। ये फाइलें कुछ विशेष कार्य करती हैं, जैसे बूटिंग को प्रोसेस को संपन्न करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस का निर्धारण करना, संयोजन करना, यानी कि उनको मैनेज करना। ऐसा कर देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। उनको का इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डॉस के इंटरनल आंतरिक निर्देश यानी कि इंटरनल कमांड को मेमोरी में लोड करना, 3 काम हो गए। स्टोरेज डिवाइस का प्रबंध करना यानी कि मेमोरी मैनेज करना, आदि कार्य के लिए ये सिस्टम फाइल बनाई जाती है। तो सिस्टम फाइल वो होती हैं जो डॉस को चलाती हैं, जिससे डॉस बनता है। और डॉस के अंदर ये फाइलें कुछ काम करती हैं। पहला काम करती हैं
बूटिंग प्रोसेस का, दूसरा काम इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का, तीसरा काम डॉस की इंटरनल कमांड को मेमोरी में लोड करने का, चौथा काम स्टोरेज डिवाइस का प्रबंध करने का, यानी उसे मैनेज करने का काम भी किया जाता है। तो आदि कार्यों को करने के लिए हम सिस्टम फाइल को बनाते हैं। इन सिस्टम फाइल का विस्तारक नेम जो होता है, उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है, वो sys और .com आदि हो सकता है। sys भी हो सकता है और com भी हो सकता है। .sys बोलो और .com बोलो, कुछ भी कर सकते हैं। तो sys के नाम से भी फाइलें होती हैं और ये .com के नाम से भी फाइल होती हैं, जो ये दर्शाती है कि सिस्टम फाइल है। इस एक्सटेंशन नेम की पहचान होता है कि सिस्टम फाइल है। जैसे कि वर्ड की फाइल doc होता है वर्ड में, समझ में आता है कि ये वर्ड की फाइल है। नोटपैड की फाइल .txt, समझ में आता है नोटपैड की फाइल है। उसी प्रकार से किसी फाइल के पीछे अगर .sys लिखा है या .com लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये सिस्टम फाइल है। डॉस की सिस्टम फाइल कौन कौन सी है? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 फाइल होती हैं जो निम्नलिखित हैं। एक तो इनपुट आउटपुट सिस्टम, ms DOS, sys, command.com और configuration.com। यहाँ पर 4 दी गई है, तो इसमें 3 मैन है, एक ये और एक ये। सेकंड नंबर वाली फाइल मैन नहीं है। ये 3 फाइलें होती है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, command.com और configure सिस्टम फाइल। इन फाइल का क्या काम है, किनसे क्या करते हैं, चलिए सीखते हैं। पहला है इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम और एमएस यहाँ पे लिख देता हूं, एंड कर देता हूं, इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड। इनपुट आउटपुट सिस्टम और एमएस डॉट फाइल, ये दोनों सेम काम करती हैं, तो इन दोनों को एक ही बता दिया गया है। ये दोनों फाइल छिपी हुई रहती हैं, और बताया था आपको कर्नल में 2 फाइलें होती हैं छिपी होती हैं, वो दोनों फाइल यही हैं। मैंने कहा था ना कर्नल के अंदर बताऊंगा 2 फाइलें कौन सी होती छिपी रहती है, तो दोनों ये फाइलें हैं, इनपुट आउटपुट sys और ms DOS sys। ये फाइलें जो होती हैं हिडन मोड में होती है, छिपी रहती है, अर्थात इनके नाम डिस्क पे संग्रहित फाइल की लिस्ट पे दिखाई नहीं देते। संग्रहित फाइल मतलब होता है स्टोर फाइल की सूची यानी कि लिस्ट। ये जो होती है वो हार्ड डिस्क पर जो लिस्ट आती है उस लिस्ट में का नाम दिखाई नहीं देता है। तो ये कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, डिस्क में स्टोर फाइल की लिस्ट में इनका नाम दिखाई नहीं देता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल ms.sys जो फाइल होती है, इन दोनों का इनपुट आउटपुट फाइल ms DOS का आवश्यक हिस्सा है, जिससे विभिन्न डिवाइस ड्राइवर फाइलें जिसमें विभिन्न डिवाइसेस ड्राइवर फाइलें संग्रहित यानी कि स्टोर रहती हैं। थोड़ी हिंदी जा रहा है तो मैं इंग्लिश करता जा रहा हूँ। तो इनपुट आउटपुट फाइल ms DOS का आवश्यक हिस्सा होती है। जो sys फाइल होती है वो बहुत मेन पार्ट है DOS का। इसमें विभिन्न डिवाइसेस यानी कि विभिन्न पार्ट और ड्राइवर की फाइलें आदि स्टोर रहती हैं, जिनके लोड होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तथा अन्य उपकरणों का कंप्यूटर से तालमेल स्थापित कर पाता है। अगर ये फाइल नहीं होगी, इनपुट आउटपुट sys फाइल नहीं होगी, तो फिर ms DOS की जो अपन हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं DOS के अंदर, उसमें हम बात नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये फाइल इंपोर्टेंट फाइल होती है। इसके लोड होने पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ या अन्य किसी डिवाइस के साथ तालमेल कर पाता है या कम्युनिकेट स्थापित कर पाता है। बूटिंग के क्रम में पहले IOSYS फाइल लोड होती है और फिर यह ms DOS sys तथा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करती है। सबसे पहले बूटिंग सिस्टम जब चालू होता है, सबसे पहले आपकी फाइल लोड होती है वो
इनपुट आउटपुट सिस्टम IOS/S फाइल लोड होती है। उसके बाद आगे की फाइलें जो होती हैं DOS SYS या कॉन्फ़िगर फाइल या जो भी फाइलें हैं वो बाद में लोड होती हैं। सबसे पहले IOS/S लोड होती है। MS-DOS SYS सबसे महत्वपूर्ण फाइल सिस्टम होती है, सिस्टम फाइल है सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम फाइल है जो IOS/S के बाद रन होती है। क्रियान्वयन मतलब होता है रन होती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोड संग्रहित यानी कि स्टोर होता है, जिसे डॉस कर्नल कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? यानी कि इनपुट आउटपुट के बाद MS-DOS फाइल चलेगी और MS-DOS फाइल जो होती है उसके अंदर कर्नल लोड होता है, यानी कि कर्नल को बनाने में हेल्प करती है, ये कह सकते हैं अपन। कर्नल के लिए जो दोनों फाइलें जिम्मेदार होती हैं, पहले IO चलेगा, उसके बाद MS-DOS चलेगा। तो MS-DOS चलने का मतलब क्या हो गया, कर्नल फाइल को चलाना हो गया। तो कर्नल इसी से लोड होता है। तो पहला काम क्या हुआ आपका, इनपुट आउटपुट सिस्टम को फाइल को लोड करना। जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सबसे पहला जो काम होता है डॉस के अंदर वो इम्पोर्टेंट फाइल होती है IOS/S फाइल, जिससे कंप्यूटर इनपुट आउटपुट सिस्टम को या कमांड को या हार्डवेयर को या डिवाइस को क्या करता है, ये चेक करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है। उसके बाद MS-DOS फाइल चलती है जो कि कर्नल को लोड करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद जब कर्नल लोड हो जाता है तो फिर क्या होता है, command.com फाइल चलती है, जिससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जो इंटरनल कमांड होती है वो कंप्यूटर में आ जाती है। मैंने अभी बताया था आपको। तो command.com फाइल जो होती है वो एक कमांड इंटरप्रेटर प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम मतलब होता है ये प्रोग्राम फाइल होती है ना, यानी कि क्या होती है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम मतलब हो गया प्रोग्राम फाइल, जो डॉस के सभी आंतरिक निर्देश यानी कि इंटरनल कमांड को संग्रहित करके रखती है। तो जिसमें क्या होता है, इस फाइल के अंदर डॉस की सभी इंटरनल कमांड मेमोरी में सेव रहती हैं या लोड रहती हैं या स्टोर रहती हैं। यह बूटिंग प्रक्रिया में config.sys फाइल के बाद लोड होती है और यूजर का कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, यानी कि इंपोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो भी आंतरिक कमांड चलाते हैं वे सभी इस फाइल में लोड रहती है। तो आपके कंप्यूटर की सभी इंटरनल कमांड जो होंगी वो इस फाइल के द्वारा ही काम करती हैं, वो यानी कि इस फाइल के अंदर लोड रहती है। कमांड को कमांड इंटरप्रेटर या कंसोल कमांड प्रोसेसर या सेल भी कहा जाता है। तो कमांड डॉट का फाइल जो होती है वो अपना एक प्रोग्राम फाइल है, इसको अपन सेल भी कहते हैं। इस फाइल को अपन इंटरप्रेटर प्रोग्राम भी कहते हैं। इस फाइल को अपन कंसोल कमांड प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको अपन सेल भी कहते हैं। आप सेल बोलो, कंसोल कमांड प्रोसेसर बोलो या इंटरप्रेटर प्रोग्राम बोलो या इंटरप्रेटर फाइल बोलो, सारे नाम जो भी बोले जाएंगे वो सब नाम एक ही फाइल के हैं, command.com के। क्योंकि कंप्यूटर की जो डॉस होती है, डॉस के अंदर जितनी भी कमांड होती है उस कमांड के लिए कोई फाइल होती है, उस फाइल को अपन सेल भी कहते हैं और इंटरप्रेटर प्रोग्राम की तरह काम करती है वो। तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम या कंसोल कमांड प्रोसेसर भी इसे पर बोला जाता है। अब command.com से कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी लोड हो जाती है, इंटरनल कमांड लोड हो जाती है, ठीक है। और तीसरी फाइल जो इम्पोर्टेंट है वो डॉस के लिए है config.sys, जो मैंने अभी आपको बताई थी। command.com मतलब कमांड फाइल की मेमोरी जो होती है वो लोड कब होती है, जब आपकी config फाइल चल जाती है तब। तो config फाइल करती है क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो मैंने अभी बताया था प्रोसेसिंग में आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया था क्या करती है कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें कंप्यूटर की जो इंटरनल सेटिंग होती है वो सेट की जाती है इस स्टेप में, तो वो यही है। तो config.sys फाइल क्या होती है, ये एक टेक्स्ट आधारित फाइल है। टेक्स्ट मतलब इसमें टेक्स्ट की कोडिंग रहती है, जो डॉस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के रूप में उपयोग होती है।
कॉन्फ़िगरेशन SYS में इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं जो विभिन्न मापदंडों का निर्धारण करते हैं, यानी कि विभिन्न कंडीशंस का। मापदंड मतलब होता है विभिन्न कंडीशंस। कंडीशन का निर्धारण यानी कि विभिन्न कंडीशन को सेट करते हैं एवं उच्च स्तरीय डिवाइसेस ड्राइवर लोड करके हमारी आवश्यकता अनुसार हार्डवेयर उपकरण, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को क्या करते हैं, आदि को भी सेट कर देते हैं, यानी कि उनको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कॉन्फ़िगर मतलब होता है उनको सेट कर देना। तो ये 3 फाइल इंपोर्टेंट है। पहली फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करती है, उन्हें कंट्रोल करती है। और कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस से काम करने के लिए ये फाइल इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना अपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसमें MS-DOS फाइल चलती है, जो कि इसी के संग पार्ट रहती है। दोनों फाइलों का संग्रह कर्नल कहलाता है। तो कर्नल चलाने के लिए MS-DOS फाइल जिम्मेदार होती है। command.com कंप्यूटर की जो डॉस मेमोरी है उसके अंदर इंटरनल कमांड को लोड करने के लिए जिम्मेदार होती है, जिसको अपन सेल या इंटरप्रेटर प्रोग्राम भी कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करती है, यानी कि आपके हिसाब से जो सेटिंग्स है, उसमें जो मापदंड है, जो कंडीशंस हैं, उन सबको सेट करती है, उन सबको कंप्यूटर पे अप्लाई करने का काम करती है, यानी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने का काम करती है। प्रिंटर की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, सबको जैसी थी वैसा करने का काम करती है। उसे बोलते हैं configure.sys फाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाया करेगा। हमारा कंप्यूटर जैसे बंद किया है उस कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो ये तीनों फाइल इंपॉर्टेंट होती है डॉस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉस के लिए। तो सिस्टम फाइल कौन कौन सी हो गई, आपकी 3 फाइलें हो गई। तीनों के बारे में मैं समझा दिया, इन्हें पढ़िए 1-2 बार, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद डॉस प्रॉम्प्ट, डॉस कमांड हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके लिए नई वीडियो बना करके उसको इजीली समझा दूं। ठीक है। आगे हम डॉस की कमांड की प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उनका आगे सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।